वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे सामने अभी हमने कुछ आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो है जेलियम मॉडल डिस्कस कर रहे थे जब मेटेलिक स्टेट को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, मेटेलिक स्टेट ऑफ मैटर। और उसको समझने के लिए यानी मेटल्स की बिहेवियर को समझने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट मॉडल था वो जेलियम मॉडल था। अच्छा, वो जब हम इसको स्टडी कर रहे थे तो फिर हम थोड़ा सा डिट्यूर हमने लिया था और जिनमें हमने जो एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशन के कुछ लेक्चर्स थे जो मैंने लिंक्स आपके साथ शेयर किए अपने लेक्चर्स के, वीडियो लेक्चर्स के। वो जो है वो आई एम श्योर कि उन्होंने वो जो हम डिस्कस करते रहे हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो आपके लिए यूज़फुल रहे हैं सेकंड क्वांटाइजेशन को समझने के लिए और उसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के हवाले से। अब हम वापस आते हैं और मेटेलिक स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं और उस सिलसिले में हम जेलियम मॉडल को, और हमारे सामने जो है ये बेसिक सवाल ये है कि जब हम पार्टिकल्स के दरमियान यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हम कंसिडर कर रहे हैं उनके दरमियान इंटरेक्शंस को शामिल करें जो कि कूलॉम इंटरेक्शंस हैं, तो उससे एनर्जी पर पार्टिकल जो है उसमें क्या तब्दीली आती है। आपको याद होगा कि अगर हम फ्री पार्टिकल लें यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्री लें, एक इलेक्ट्रॉन गैस के तौर पर ट्रीट करें जिनके दरमियान कोई इंटरेक्शंस नहीं हैं, तो एनर्जी पर पार्टिकल हमने क्लास में ये कैलकुलेट की थी इन टर्म्स ऑफ द फर्मी एनर्जी, वो ये वैल्यू आ जाती। मगर ये स्ट्रिक्टली ट्रू है अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट ना कर रहे हों। तो सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों तो फिर इस रिज़ल्ट में क्या तब्दीली आती है, दूसरे लफ्ज़ों में क्या करेक्शंस आती हैं ड्यू टू इंटरेक्शंस। आम अल्फाज में इनको फ़िज़िक्स की ज़बान में इसको कहा जाता है करेक्शंस ड्यू टू इंटरेक्शंस। और इंटरेक्शंस की भी एक ख़ास फॉर्म है और वो कूलॉम इंटरेक्शन है जिसको हमने, जो ये काइनेटिक एनर्जी टर्म है ये कूलॉम इंटरेक्शन टर्म्स हैं। और हमने देखा कि जब हमने ये बेसिक हैमिल्टोनियन कंस्ट्रक्ट किया जिसमें इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, अब याद रखें, आपने दोबारा रिकॉल करें कि जेलियम मॉडल में वी हैव इलेक्ट्रॉन्स विच आर एसेंशली कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स and in the metallic state, and we have positive ions which form a uniform background. तो अगर हमने जब टोटल एनर्जी की बात करनी है सिस्टम की तो उसमें कंट्रीब्यूशन जो है, दूसरे लफ्ज़ों में हैमिल्टोनियन की बात हमने करनी है, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, और जहाँ तक आयंस का ताल्लुक है उनको हम रिजिड कंसिडर कर रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहे, तो उनकी कोई काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अलबत्ता इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस भी शामिल हैं, इलेक्ट्रॉन आयन इंटरेक्शंस भी शामिल हैं, और आयन इंटरेक्शंस को भी शामिल करना है। तो ये जब हमने सारा कुछ किया तो हमने देखा कि जो आयंस की इलेक्ट्रॉन्स के साथ और आयन की आयंस के साथ जो कूलॉम इंटरेक्शन कंट्रीब्यूशंस हैं वो जो हैं वो Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो कंट्रीब्यूशन जो है उसको कैंसिल कर देती हैं। और हमने फिर अल्टीमेटली ये देखा था कि हमारा जेलियम मॉडल के लिए जो हैमिल्टोनियन है वो ये बन जाता है, और इसमें ये काइनेटिक एनर्जी टर्म है इलेक्ट्रॉन्स की। इसका मतलब है कि आयंस जो हैं उनका इफेक्ट जो है वो इसमें शामिल हो चुका है, और अब जो है वो हमें वो कंट्रीब्यूशन जो है वो कैंसिल आउट हो चुकी है। तो अब ये बेसिकली जो हमारा जेलियम मॉडल का हैमिल्टोनियन है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशंस ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन ही है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शंस की कंट्रीब्यूशन, जो कि आप समझ सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं एज द पोटेंशियल एनर्जी टर्म। और वो जो है वो बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स, तो इट्स अ कूलॉम इंटरेक्शन। और इसमें यहाँ जो प्राइम नज़र आ रहा है आपको, ये शो कर रहा है कि ये सम ओवर क्यू जो हम करेंगे तो हमने Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो को नहीं लेना, क्योंकि वो हमने पहले शामिल जब की है तो वो कैंसिल आउट कर देती है आयन कंट्रीब्यूशन को। तो ये हमारा फिर ये हैमिल्टोनियन बन जाता है जो कि जेलियम मॉडल है फॉर द मेटेलिक स्टेट, और इसको आगे लेके चलना है। अब ये जो हैमिल्टोनियन है अब इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन तो आ गई है कि आयन का इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो गया है, और ये इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन जो हमें नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी ये जो मॉडल है जेलियम मॉडल और ये जो इंटरेक्शंस की वजह से इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड
और इसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता। कि अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस हैमिल्टोनियन यानी एनर्जी अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी स्टेट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है हैमिल्टोनियन की डिटर्मिन करनी पड़ेगी, और वो जो है वो एग्जैक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते। स्टिल बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शंस इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, देयर इज़ नो वे टू सॉल्व इट एग्जैक्टली। सो इसका मतलब ये होता है कि फिर हमें कोई ना कोई अप्रॉक्सीमेट मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है, और अप्रॉक्सीमेट मेथड में भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, पर्टर्बेशन थ्योरी का मतलब ये है कि जब आप पर्टर्बेशन थ्योरी की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि आपके पास जो टोटल हैमिल्टोनियन है उसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो कि एग्जैक्टली सॉल्वेबल है, और कुछ पार्ट जो है जिसको हम पर्टर्बेशन कह देते हैं, जिसको मैं एच प्राइम से जहाँ जाहिर कर रहा हूँ, वो ऐसा है जो अगर इन दोनों को इकट्ठा ले लिया जाए, जैसे कि यहाँ समझ लें आप, तो ये सॉल्व नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली। अलबत्ता इस पार्ट के लिए एग्जैक्टली सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन्स की लें तो हम इसके लिए पहले सॉल्व कर चुके हैं, और वहीं से हमने फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी या एवरेज एनर्जी डिटर्मिन की थी पर इलेक्ट्रॉन, और वो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया था पिछले लेक्चर से। अलबत्ता जब हम इसमें ये वाला पार्ट यानी एच प्राइम वाला पार्ट, जो कि आप समझ लें ये पार्ट है, जब इसको शामिल कर लेते हैं तो फिर आप ये टोटल हैमिल्टोनियन जो है, कंप्लीट हैमिल्टोनियन जो है, इसके लिए आप एग्जैक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर आप ये क्या करते हैं कि आप पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। आप ये कंसिडर करने लगे हैं कि ये एच प्राइम जो है वो रिलेटिवली स्मॉल कंट्रीब्यूशन होती है रिलेटिव टू एच नॉट, और आप फिर जो है आप पर्टर्बेशन थ्योरी पूरी डेवलप कर सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है ऑफ फॉर अप्रॉक्सीमेटली सॉल्विंग द प्रॉब्लम व्हेन यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एग्जैक्टली। तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे कि हम पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। इसको एक्चुअली 2-3 तरीके से हम करेंगे। तो पहले जो स्टेप में हम पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, और उससे फ़ायदा ये होगा कि आप ये भी लर्न करेंगे कि पर्टर्बेशन थ्योरी को इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड मैनी बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है। अच्छा, उसमें जो ज़रूरी ये है कि हमें वो रजीम को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे हम ये कह सकें कि ये पार्ट जो है इसकी स्मॉल कंट्रीब्यूशन है रिलेटेड टू दिस पार्ट, तभी हम पर्टर्बेशन थ्योरी जो है उसको सक्सेसफुली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ज़रूरी ये है कि हम कोई हैमिल्टोनियन जो है उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐसे हों जब जिनको हम कहें कि ये जब लार्ज हो जाता है तो ये टर्म डोमिनेट करती है, और जब स्मॉल हो जाता है तो ये टर्म डोमिनेट करती है। ध्यान में रखें कि ये जो पहली वाली टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी टर्म है, और दूसरी वाली टर्म जो है ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। तो हमने अब ऐसी रजीम हासिल करनी है जहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूशन है वो काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन की निस्बत स्मॉल हो। अच्छा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप सोचें तो जो जेलियम मॉडल के अंदर जो इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर है जो डेंसिटी है, मगर जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन जिसे हम कहते हैं, और उसकी निस्बत एक और यूज़फुल पैरामीटर है जिसको इलेक्ट्रॉन गैस पैरामीटर भी कहा जाता है। तो उसको हम थोड़ा पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं, ताकि ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी रजीम के अंदर ये जो है पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूशन जो है काइनेटिक एनर्जी की निस्बत स्मॉल होगी। अच्छा, तो हम बेसिक जो आपके पास पैरामीटर है बेसिक, अब आपने देखा ये बेसिक पैरामीटर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप सिर्फ काइनेटिक एनर्जी टर्म भी याद करें तो काइनेटिक एनर्जी टर्म जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ द फर्मी एनर्जी आई है ना, जो काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, ऊपर देखें ना, ये जो कंट्रीब्यूशन है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, और वो प्रोपोर्शनल टू द फर्मी एनर्जी है। और फर्मी एनर्जी जैसे कि आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्मी एनर्जी सिर्फ एक पैरामीटर पर डिपेंड करती है, और वो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना। तो बेसिक पैरामीटर जो है आपके पास वो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बेसिक पैरामीटर ऑफ द जेलियम मॉडल यानी मेटेलिक स्टेट को जिसको हम जेलियम मॉडल से मॉडल कर रहे हैं, वो जो है उसमें बेसिक पैरामीटर ऑफ द जेलियम मॉडल इज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मुराद है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम n से जाहिर करते हैं। n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके सैंपल का वॉल्यूम v है, तो n/v हो गया। अच्छा, अब हम एक जो है ना इसमें जो डिफ़ाइन करने लगे हैं वो इट इज़ मोर यूज़फुल, इट इज़ मोर कन्वीनियंट कह लें, to define a dimensionless parameter जिसे RS कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन गैस पैरामीटर भी कई दफ़ा कहलाता है। तो मेटेलिक स्टेट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अच्छा, ये किस तरह डिफ़ाइन होता है? हम ये कहते हैं कि वी डिफ़ाइन अ वॉल्यूम, वी डिफ़ाइन a spherical volume we define an average कह लेते हैं, an average spherical volume occupied by a single electron। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई स्फीयर है, आपने समझ लें कि टोटल वॉल्यूम जितनी भी आपकी 3 डायमेंशनल वॉल्यूम है उसको स्मॉल स्फीयर्स में डिवाइड कर दिया। अगर 2 डायमेंशन में मैं बनाना चाहूँ तो इस तरह समझ लें ये सैम्पल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से ना आपने ये सोचना शुरू किया कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्फेरिकल, एवरेज स्फेरिकल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। 2 डायमेंशन में आप समझ लें कि ये जो है एक सर्कल है, सर्कल एरिया है जिसको ये ऑक्यूपाई कर रहा है, और 3 डायमेंशन में एक वॉल्यूम होगा, स्फेरिकल वॉल्यूम है जिसको ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे वॉल्यूम को, जो टोटल वॉल्यूम को आपने स्फीयर्स में डिवाइड कर दिया, सच दैट ईच स्फीयर हैज़ ऑन द एवरेज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अब आप इसको जो है ना डेंसिटी के टर्म्स में इस तरह लिख सकते हैं, ये स्फीयर की वॉल्यूम में लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ द स्फीयर RE उसे हम कह रहे हैं, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ n जो है वो ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल, टोटल नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ये है। डेंसिटी को जब हम उस स्फीयर से जिसको हमने डिफ़ाइन किया है, कैसा स्फीयर जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, जब उससे करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, नहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन उस वॉल्यूम के अंदर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम, इन दिस स्फेरिकल वॉल्यूम इज़ 1। ठीक है, तो n/v से डिवाइड करते हैं तो फिर आपके पास ये 1 आ जाता है। तो इस तरीके से हम एक स्फीयर डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जिसका रेडियस, एवरेज रेडियस RE है और इसमें ऑन द एवरेज जो है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है इसको एक डायमेंशनलेस पैरामीटर बना देते हैं, यानी हम कहते हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं RS, वी डिफ़ाइन RS, जो कि डायमेंशनलेस हम इलेक्ट्रॉन गैस पैरामीटर डिफ़ाइन कर रहे हैं, जिसको हम इस रेडियस, जो इलेक्ट्रॉन रेडियस है जो ऊपर दिया हुआ है, उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन द यूनिट्स ऑफ बोहर रेडियस। बोहर रेडियस जो है 0.53 एंगस्ट्रॉम जो है, जो आपको हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में आप डिस्कस करते हैं, और ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेंथ स्केल है एटॉमिक फिज़िक्स में, उसकी टर्म्स में हमने जो है इस रेडियस को, जो RE है, उसको हमने बोहर रेडियस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो अब ये क्योंकि आप 2 लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी जो है ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, RS जो है वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसको डायमेंशनलेस RS की टर्म्स में भी ऊपर वाली एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इसी एक्सप्रेशन को अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4/π/3 RS³
ए नॉट क्यूब्ड इज़ इक्वल टू वी ओवर एन, ठीक है ना। ये एन ओवर वी है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एन ओवर वी है, उसको राइट हैंड साइड पे लेके गए तो वी ओवर एन भी बन जाता है। तो ये भी एक इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशनलेस पैरामीटर आर एस, ठीक है। अच्छा, अब इस सारी कार्रवाई का फ़ायदा क्या है? इस सारी कार्रवाई का फ़ायदा भी ज़ाहिर होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने लगे हैं कि हम जो है ये काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है उसको भी हम आर एस की टर्म्स में लिखेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको भी हम आर एस की टर्म्स में लिखेंगे, और फिर हम इनका रेशो लेंगे और देखेंगे कि लार्ज आर एस या स्मॉल आर एस के लिए किस रजीम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलेटिवली स्मॉल हो जाती है कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी। अब जहन में रखेंगे जब हम आर एस को लार्ज या स्मॉल कहते हैं तो हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि ये जो है हाई डेंसिटी लिमिट है या लो डेंसिटी लिमिट है, ठीक है ना। आर एस अगर स्मॉल हो जाएगा तो ये जो है ना ये हाई डेंसिटी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ये है आर ई स्मॉल हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से। उस केस के अंदर ए नॉट तो कांस्टेंट ही है, आर ई स्मॉल हो जाएगा। आर ई का मतलब स्मॉल होने का मतलब ये है कि अब ये जो स्फेरिकल वॉल्यूम है ये स्मॉलर स्फेरिकल वॉल्यूम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं, सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ज़्यादा डेंस हो गया है। तो अब हम आर एस की टर्म्स में जब लिखेंगे तो हमें बड़ी आसानी से वो रजीम मिल जाएगी जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से स्मॉल है। उसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, और वो ये करना पड़ेगा कि हम जिस तरह मैंने अभी लिखा कि इसको हम अगर चाहें तो 1/n भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखने का फ़ायदा ये है कि 4π/3 आर एस ए नॉट क्यूब्ड इज इक्वल टू 1/n, और ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम जो है फर्मी वेव वेक्टर की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये हमने पहले रिलेशन हासिल की हुई है पिछले लेक्चर्स में, आप जाके दोबारा देख सकते हैं कि के एफ को आप जो है वो 3π² n क्यूब रूट की टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी कि इस रिलेशन से। ये रिलेशन हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं क्लास में, उसी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब जो है हम इसको अगर इस वाले राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड को देखूं तो इसको एन को तो भूल जाएं। अब आप इसको जो है ना सारे के सारे को आप के एफ़ की टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी कि आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ए नॉट के एफ इज़ इक्वल टू 9π/4 1/3 आर एस माइनस 1/RS, यानी कि क्या किया है इधर सिर्फ ये किया है कि के एफ़ को इस साइड पे ले गए हैं, के एफ़ क्यूब्ड है, ए नॉट क्यूब्ड है, इनको इकट्ठा किया है, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले गए हैं, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा, और पाई एक पाई कैंसिल हो गया तो ये 4। तो आप फिर उसका क्यूब रूट लेते हैं तो ए नॉट के एफ़ लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी ये सब चीज़ें इधर है। आर एस जो था वो ये 1/RS क्यूब था, और फिर आपने क्यूब रूट लिया तो 1/RS रह गया, जिसको हमने RS-1 लिख लिया। और इससे हम ये लिख सकते हैं कि RS जो है वो 9π/4 1/3 1/A0 KF, ठीक है। यानी एक हमारे पास एक्सप्रेशन जो RS की वो KF की टर्म्स में आ गई। ये सिर्फ री राइटिंग है, क्योंकि RS जो है वो डेंसिटी की टर्म्स में हमने पहले लिखा हुआ था, जो ये वाली एक्सप्रेशन जो थी इसी एक्सप्रेशन की एक तरह से री राइटिंग है, ठीक है ना। इस तरीके से लिखिए, ये हमारे लिए थोड़ा यूज़फुल हो जाएगा, वो भी अब देखते हैं कैसे यूज़फुल होगा। तो हम पहले जो है ना काइनेटिक एनर्जी टर्म देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी टर्म इन टर्म्स ऑफ RS की टर्म्स में हम लिखते हैं इसको। अब काइनेटिक एनर्जी जो हम कर रहे हैं वो पर पार्टिकल कर रहे हैं या पर इलेक्ट्रॉन, मतलब इसलिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट है पर इलेक्ट्रॉन, ताकि n से डिवाइड कर दें, साथ साथ लेके जाने की इसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, अब ये जो है ये हम बिल्कुल ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोट की थी, ये वाली एक्सप्रेशन।
इसी एक्सप्रेशन पे हम वापस आ रहे हैं। तो ये 3/5 हो गया, और इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूँ, h बार स्क्वेयर्ड, ये 2m की जगह m को अलग लिख लें। थोड़ा रीराइटिंग का सिर्फ मकसद ये है कि हम कोई और डेफिनेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये जो चीज़ मैंने लिखी है इधर, ये यही है, EF को लिखा है, जो कि EF जो है वो है h बार स्क्वेयर्ड kf स्क्वेयर्ड, काइनेटिक है ना टर्म, 2m। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। तो ओनली एनर्जी इज़, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि h बार स्क्वेयर्ड k स्क्वेयर्ड ओवर 2m होती है। और अब आप फर्मी एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो फर्मी एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू वेव वेक्टर kf, तो ये kf स्क्वेयर्ड ओवर 2m आ जाएगा। तो ये हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, अब इसको हम जो है, इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम ये रिकॉल करें कि जो बोहर रेडियस की डेफिनेशन है, अगर हम ये याद करें कि बोहर रेडियस जो है वो होता है A0 इज़ इक्वल टू, ये आप अपनी एटॉमिक फ़िज़िक्स या क्वांटम फ़िज़िक्स में हाइड्रोजन एटम वाला जो सेक्शन है उसको अगर आप दोबारा से रिवाइज़ करें तो आप फाइंड करेंगे कि दिस इज़ हाउ द बोहर रेडियस इज़ डिफाइंड। ये जो राइट हैंड साइड पे सारे h बार और m और e स्क्वेयर्ड आ रहे हैं, ये मिल के जो है ये आपको एक लेंथ की डायमेंशन देते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल देते हैं एटम्स में, जो कि बोहर रेडियस कहलाता है। अच्छा, अब हम इसमें जो है ना बोहर रेडियस की टर्म्स में इसको लिख सकते हैं। आप देखें, ये इस तरह लिखने का मकसद ये था कि ये h स्क्वेयर ओवर m जो है, h स्क्वेयर ओवर m जो इधर आ रहा है वो A0 e स्क्वेयर्ड है। तो मैं इसको A0 e स्क्वेयर्ड से रिप्लेस कर दूँगा। 1/2 तो वैसे ही आ रहा है, ये A0 e स्क्वेयर्ड आ गया। और यहाँ पे जो है हम A0 स्क्वेयर्ड से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये इधर आ गया और ये डिनोमिनेटर में। ये भी लिखने का एक मकसद है। अब आपको नज़र आ रहा है क्या मकसद है कि RS को मैं अगर इन्वॉल्व करना चाहता हूँ तो मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए A0 KF, तो वो मैं ज़रा बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने A0 स्क्वेयर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब इसको लिखा जा सकता है, ये जो हमने ऊपर लिखा था, ये मैं A0 KF की टर्म्स में इसको लिख रहा हूँ। A0 KF की जगह ये लिख रहा हूँ, तो ये 9π/4 आ जाएगा। A0 KF स्क्वेयर्ड है ना, तो ये 2/3 बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वेयर्ड है और यहाँ 1/3। अच्छा, बाकी जो है आपके पास वो ये बच जाएंगे, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो e स्क्वेयर के बच जाएंगे, एक 2 बच जाएगा और एक A0 बच जाएगा। एक A0 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, मगर बाकी ये बच गया। तो वो बेसिकली आपके पास e स्क्वेयर्ड ओवर 2 A0 आ जाता है और आपके पास RS-2 बच जाता है। RS-2 कहाँ से आया? क्योंकि A0 KF जो है वो आपने A0 KF स्क्वेयर्ड आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो RS स्क्वेयर्ड आ जाएगा इधर। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कर, बाहर बेल बज रही है। अच्छा ठीक है, चलेंगे दोबारा से इधर पहुंच के। अच्छा, हम इस जगह पहुंच गए। अब ये ज़हन में रखें कि जो हमारे पास एनर्जी स्केल है एटॉमिक फ़िज़िक्स में, हाइड्रोजन एटम को आप याद करें तो वो रिडबर्ग कहलाता है, 1 रिडबर्ग। तो 1 रिडबर्ग जो होता है, दिस इज़ इक्वल टू
ई स्क्वेयर्ड ओवर 2a0, जो कि अगर हाइड्रोजन एटम की प्रॉब्लम को याद करें तो वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 रेडबर्ग, ग्राउंड स्टेट जो हाइड्रोजन एटम की है उसकी एनर्जी जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये एनर्जी स्केल है एटॉमिक फ़िज़िक्स में जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये आप देख लेंगे, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, E² 2 ना, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे कि ये रेडबर्ग्स की टर्म्स में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो एक तरह से कूलॉम इंटरेक्शन ही को ज़ाहिर कर रहा है बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ चार्ज E एट अ डिस्टेंस ऑफ a0, एट अ डिस्टेंस ऑफ a0। तो ये एनर्जी स्केल सेट करता है एटॉमिक फ़िज़िक्स में। और यहाँ पे भी ये एनर्जी स्केल हम इलेक्ट्रॉन गैस सिस्टम के अंदर जो गैलियम मॉडल है इसमें भी जो एनर्जी स्केल आ रहा है वो रिडबर्ग्स ही आ रहे हैं, और जो लेंथ स्केल आ रहा है वो बोर रेडियस है। तो दिस इज़ इक्वल टू, अगर ये सारे नंबर्स जो हैं ये इन सब को किया जाए, इसको आप रिडबर्ग्स की टर्म्स में लिख लें, RS स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2.21 आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 2.21 ओवर RS स्क्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन है वो हमने RS की टर्म्स में और रिडबर्ग्स की टर्म्स में लिख ली है। एनर्जी स्केल रिडबर्ग है और जो हमारा डायमेंशनलेस पैरामीटर है वो RS है। अभी जो हमने, अगर हम लिखना चाहते हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी से अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को हम भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आप समझ लें कि हम ये कह रहे हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ई काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 2.21 ओवर RS स्क्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग्स, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, ई पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर्ड, और जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन गैस, ये एवरेज डिस्टेंस भी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। एवरेज डिस्टेंस जो है वो RE है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ RE, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेट हम कर रहे हैं ना, तो ये RE होगा, तो RE को हम RS A0 की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ई स्क्वायर्ड को, ये इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस, ये इस्तेमाल करें ये रिडबर्ग की डेफिनेशन, तो हम ट्वाइस ऑफ RS रिडबर्ग्स में लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये हो गया कि एक तरह से अगर हम इन दोनों का रेशो लें, ये पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास जो है जो स्केल है वो RS है। यानी कि RS अगर लार्ज होता चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट करनी शुरू हो जाएगी, RS स्मॉल होता चला जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट करेगी। और क्योंकि हम तो ये एक तरह से RS जो है ये इन दोनों के रेशो का मेजर है, रेशो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, रेशो ऑफ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और उसकी वजह ये है कि जब RS स्मॉल होता चला जाता है, व्हेन RS गोज़ टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जो है ग्रो करती है, क्योंकि RS डिनोमिनेटर में है, 0 को अप्रोच की तरफ जा रहा है, तो ये टर्म बड़ी होती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, मगर काइनेटिक एनर्जी में क्योंकि 1 ओवर RS स्क्वायर्ड है और पोटेंशियल एनर्जी में सिंगल पावर है 1 ओवर RS है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फास्टर रेट में ग्रो करती है, तो वो डोमिनेट कर जाती है।
तो अगर हम एक स्केल बनाएं RS का और हम कहें कि ये 1 है, ये जो है 10 है मिसाल के तौर पर, और यहाँ पे 100 है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम जाना शुरू हों तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से लार्ज हो जाती है, मच लार्जर देन पोटेंशियल एनर्जी। और फिर हम जब इस स्केल पे पहुंचते चले जाते हैं तो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है बिकम्स मच स्मॉलर देन पोटेंशियल एनर्जी। अब मसला ये है कि टिपिकल मेटल्स जो हैं हैव RS बिटवीन, क्योंकि उनके मेटल्स की जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे आप जो है RS डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि RS जो है सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मुख्तलिफ जो मेटल्स हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह, उनकी आप डिटरमिन कर सकते हैं RS वैल्यूज़। तो आप इन सब को कंपेयर करें तो ये जो टिपिकल मेटल्स हैं, जो मेटल्स हमें नेचुरली मिलते हैं, वो उनकी जो RS की वैल्यू है वो 1 और 6 के दरमियान है। तो टिपिकल मेटल्स जो हैं वो इधर फॉल कर रहे हैं, टिपिकल मेटल्स। तो एक्चुअली देखा जाए तो वो जो हम पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम RS को ज़ीरो की तरफ ले जा रहे हैं, तो एक्चुअली वो थोड़ा सा ड्रास्टिक अप्रॉक्सीमेशन है, एग्जैक्टली उन पे अप्लाई नहीं होती, लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट्स आते हैं ना वो काफ़ी हद तक यूज़फुल रिज़ल्ट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, अब जब फिर ये क्वेश्चन भी आ जाता है किसी स्टेज पे, हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं कि, और इसको हम ये लॉग स्केल आप समझ लें, लॉग स्केल है, पावर्स ऑफ 10 बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये जो है हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन पोटेंशियल एनर्जी यानी RS काफ़ी लार्ज हो जाए, दूसरे लफ्ज़ों में जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स द डोमिनेंट एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी काफ़ी स्मॉल हो जाए, तो फिर एक और फेज़ ऑफ मैटर जो मेटेलिक जो स्टेट है या मेटेलिक फेज़ है, उसकी बजाय एक और फेज़ आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है। उसके लिए एविडेंस मौजूद है, और जिसको हम कहते हैं विग्नर क्रिस्टल। तो इस रजीम के अंदर ना यहाँ पे एक और स्टेट ऑफ मैटर है जिसे हम विग्नर क्रिस्टल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक क्रिस्टल या लैटिस स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो वो जो मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी है ना उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसी तरह जिस तरीके से क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम्स जो हैं वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वेल्स, बॉटम ऑफ द वेल पे लाई करते हैं, यानी कि वो एनर्जी मिनिमा पोजीशन उनकी होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं उनकी पोजीशंस। तो इधर जो है इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स की बजाय इलेक्ट्रॉन्स आगे वो भी क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं। और ये जो है, क्योंकि यूजीन विग्नर बड़ा फेमस फिजिसिस्ट था, ये जो शुरू में क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट में उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, तो उसने जो है ना ये फेज़ ऑफ मैटर जो कि विग्नर क्रिस्टल कहलाता है इसको पहले स्टडी किया था और इसकी प्रॉपर्टीज़ को, और ये बताया था कि ये पॉसिबल है जब RS की वैल्यू काफ़ी लार्ज हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट करना शुरू हो जाए, तो उस केस के अंदर ये एक नया स्टेट ऑफ मैटर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको फिर बाद में विग्नर के नाम के साथ एसोशिएट किया गया और उसको विग्नर क्रिस्टल कहा जाता है। तो ये हमें फिर पता चला। तो अब हम एसेंशली जो है, अगर हम पर्टर्बेशन थ्योरी का, अभी ये सारे एनालिसिस ये चीज़ साबित हो रही है कि अगर हम पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वो केस होगा जब RS स्मॉल हो। RS स्मॉल होने का मतलब ये है कि ये हाई डेंसिटी लिमिट के अंदर जो है वी कैन ट्रीट, अब ये रियल मेटल्स में हम देख रहे हैं कि वो RS स्मॉल नहीं है, लेकिन हम मेटेलिक स्टेट को समझने के लिए कर रहे हैं, और फिर देखेंगे कि जो रियल वर्ल्ड मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ किस हद तक जो है वो हमारी इस अप्रॉक्सीमेशन से
और इस मॉडलिंग के अंदर पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए किस हद तक जो है हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। वी कैन ट्रीट potential energy term as a perturbation, क्योंकि हमने ये आइडेंटिफाई करना था ना कि हम कब जो है उसको पर्टर्बेट, क्योंकि एग्जैक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म को एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो यानी एग्जैक्टली सॉल्व करने का मतलब ये है कि हैमिल्टोनियन को डायगोनलाइज कर सकते हैं सिर्फ अगर काइनेटिक एनर्जी टर्म हो, यानी कि उसके एनर्जी आइगन वैल्यूज़ भी मालूम कर सकते हैं और एनर्जी आइगन फंक्शंस भी मालूम कर सकते हैं। तो मगर पोटेंशियल एनर्जी डाल के नहीं कर सकते थे, अप्रॉक्सीमेट स्कीम की ज़रूरत थी। पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर्टर्बेशन थ्योरी के लिए ज़रूरी है कि हम वो रिजीम आइडेंटिफाई करें जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी टर्म स्मॉल है। तो वो रिजीम हमने आइडेंटिफाई कर ली है कि वी कैन ट्रीट पोटेंशियल एनर्जी टर्म एज अ पर्टर्बेशन इन द रिजीम वेयर RS बिकम स्मॉल गोज़ टू ज़ीरो, जिसका मतलब है हाई डेंसिटी लिमिट, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लार्ज हो ना तो फिर इसमें जो है हम इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हमने अपना जैसे कह सकते हैं कि वो स्टार्ट ले सकते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी का। तो अब हम पर्टर्बेशन थ्योरी का मतलब ये है कि हम ये करेंगे कि वी ट्रीट द पोटेंशियल एनर्जी टर्म, जिसको बुक जो है इस टर्म को बुक की नोटेशन इस्तेमाल करें तो VC का नाम दे रही है, यानी कूलॉम इंटरेक्शन है जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, जिस कूलॉम इंटरेक्शन की वजह से, इसलिए इसको VC का नाम दे दिया, वाइस चांसलर ने VC कूलॉम इंटरेक्शन। तो ये पर्टर्बेशन के तौर पे कर रहे हैं। तो एवरेज जो एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन है इन द ग्राउंड स्टेट, अब ये ग्राउंड स्टेट जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी जो एवरेज एनर्जी थी वो हमारे पास वो आ चुकी थी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इधर लिखा भी था, ये 3/5 EF है, ठीक है ना, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया भी था आपको, जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन। ये जो थी ना, दिस वाज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मैनी बॉडी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मैनी इलेक्ट्रॉन्स एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सिस्टम के अंदर है, बट दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। तो ओनली कंट्रीब्यूशन इज काइनेटिक कंट्रीब्यूशन। अब जो हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात कर रहे हैं उसमें हम कूलॉम इंटरेक्शन को शामिल करके ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात कर रहे हैं। अभी भी हमारे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो n है, मगर उनकी काइनेटिक कंट्रीब्यूशन के अलावा, यानी कि उनकी एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है अब उसमें को अगर हम E पर पार्टिकल हम कह रहे हैं, पर पार्टिकल कह देते हैं, पर इलेक्ट्रॉन या पर पार्टिकल, उसमें जो ज़ीरोथ ऑर्डर कंट्रीब्यूशन है, जिसमें आपने ज़ीरोथ ऑर्डर का मतलब ये है कि जिसमें आपने कूलॉम इंटरेक्शन को या इंटरेक्शन टर्म को शामिल नहीं किया, उसके इफेक्ट्स को शामिल नहीं किया, तो वो तो वही होगा जो हमने अभी मैंने आपको 3/5 EF जो किया था मैंने पर इलेक्ट्रॉन जो है। मगर अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एनर्जी नहीं रहेगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, बल्कि उसमें कोई और एडिशनल टर्म्स भी आ जाएंगी जब हम कूलॉम इंटरेक्शन को शामिल करें, और इस तरीके से एडिशनल टर्म्स आ सकती हैं। पर्टर्बेशन थ्योरी है तो दिस इज़ एन इन्फिनिट सीरीज, तो यू कैन ऐड हायर ऑर्डर टर्म्स एंड कैलकुलेट हायर ऑर्डर टर्म्स एंड टेक इन टू अकाउंट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हायर ऑर्डर टर्म्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ज़ीरोथ ऑर्डर टर्म की कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी वाली टर्म की कॉन्ट्रीब्यूशन है, वेयर यू आर ट्रीटिंग द कूलॉम इंटरेक्शन एज द पर्टर्बेशन, ये सेकेंड ऑर्डर एंड सो फोर्थ। तो अब हम जो है आज थोड़ा शॉर्ट में लेक्चर रख रहा हूँ, क्योंकि इसको हम फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा आगे चलाएंगे, और वो जो है हम अब नेक्स्ट हमारा जो है ये ज़ीरोथ ऑर्डर टर्म तो हम डिटर्मिन कर चुके हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर पार्टिकल की। अब हमारा एम है कि फ़र्स्ट ऑर्डर करेक्शन मालूम करना, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन।
ये अब हमने मालूम करना है। तो ये हम बेसिकली वही जो स्टैंडर्ड पर्टर्बेशन थ्योरी है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है फिर हम डिटरमिन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये अब हम फिर नेक्स्ट टाइम ये चीज़ हम करेंगे कि फ़र्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम मालूम करेंगे व्हेन वी इंक्लूड बोथ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूशंस। तो आज फिर हम इधर रुकते हैं और नेक्स्ट टाइम जो है फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स। अपना